दोस्तों स्टडी 91 के जीके जीएस प्रैक्टिस बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से दोस्तों आप सभी वीडियो को शेयर कर लो क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल और नए तरह के प्रश्न पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे खुशी की बात है कि दोस्तों आज तक हम लोगों ने 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिया और आज हमारा 11वां लेक्चर है। जो लोग भी इस वीडियो सीरीज के देख रहे होंगे जल्दी से जाकर के प्ले स्टोर से अप्लीकेशन भाई डाउनलोड कर लो। उस अप्लीकेशन में फ्री में टेस्ट भी दिया गया है। सर टेस्ट देने से क्या होगा? अरे टेस्ट देने से आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, ये कितने दमदार क्वेश्चन है ये आपको पता चल पाएगा। तो जल्दी से जाकर के टेस्ट दे लीजिए और साथ ही साथ वीडियो का मजा लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपका नींद उड़ा देने वाला है, ठीक है, क्योंकि आज सीरीज चेंज हुआ है तो आज साइंस आज से अच्छा मैंने टाइमिंग भी चेंज कर दिया, पता है आपको, ठीक है। अभी मैं देखा हूँ कि रात के टाइम लोग ज़्यादा फ्री होते हैं, ठीक है। तो जीके जीएस की जो सीरीज आपकी मॉर्निंग 11 बजे आती थी उसका टाइम बदल करके रात को 9 बजे कर दिया गया और साइंस की सीरीज उसी टाइम पे चलाई जाएगी शाम को 5 बजे, ठीक है। तो दोनों अपने आप में बेहतर टाइम है, ठीक है, इसको याद रखेगा, दोनों बेहतर है। और ये मेरे लिए भी थोड़ा सा सूटेबल होगा क्योंकि मेरी क्लास उस तरह से गड़बड़ हो जाती है और ऐसे में मेरी क्लास जो है बंक नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताना दोस्तों कि मुद्रास्फीति के संबंध में विचार करना और बताना कौन सा सही है गलत है। लिख रहा है मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाता है, दूसरा लिख रहा है मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाता है। आपको बताना सत्य कौन सा है, ठीक है। ज़्यादातर लोग सोचेंगे यार मार दो दोनों सही है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना यार आपको, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा मुद्रास्फीति कहते किसे हैं? इन्फ्लेशन को। इंग्लिश में मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? इन्फ्लेशन को कहा जाता है और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। क्या होता है? महंगाई होता है, ठीक है। अच्छा महंगाई में क्या होता है सर? मैं बताऊं, एकदम जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सर। महंगाई मतलब होता है बाजार में जितने भी सामान हैं उनके दाम बढ़ गए हैं सर। महंगा जो सामान 100 का था 120 में बिक रहा है, कुछ 150 में बिक रहा है, 10 वाला सामान 15 रुपए का बिक रहा है सर। बाजार में बहुत महंगाई है। तो एक तरफ आपने क्या कहा कि वस्तुओं का जो मूल्य था दोस्तों क्या हो गया? बढ़ गया। वस्तुओं का मूल्य बढ़ने का मतलब है कि जो मुद्रा का मूल्य हो गया वो क्या हो गया? घट गया। अपोजिट रिलेशनशिप दोनों में होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। मुद्रा का मूल्य यानी मुद्रा की औकात कम हो गई। पहले वही सामान 100 रुपये में मिलता था, आज वही सामान 150 में मिल रहा है, तो ये अनायास का खर्च कर रहे हो ना, ठीक है। तो मुद्रा का मूल्य, ठीक है, जो परचेजिंग पावर है मनी की वो क्या कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? कम हो रही है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए दो कंडीशन आपके सामने और दे रहा दोस्तों कि आप बताइए कि ऋणियों को लाभ होता है या हानि। पहले आप समझिए। अब देखिए दो तरह के शब्द होते हैं, एक होता है ऋणदाता, ऋणदाता मतलब ऋण को देने वाला। दूसरा होता है ऋणी, ऋणी मतलब जो ऋण ले रखा है, ऋण को लेने वाला। तो दाता मतलब देने वाला, ऋणी मतलब लेने वाला, ठीक है। कह मुद्रास्फीति को लाभ पहुंचाता। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति आ गया मार्केट में, ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन मतलब कि सामान के दाम बढ़ गए, प्राइस बढ़ गई, और लेकिन मुद्रा का जो मूल्य था वो क्या हो गया? घट गया। अगर मुद्रा का मूल्य घट गया तो बताओ ऋणी को फायदा है कि ऋणी को नुकसान है? अरे नुकसान किसका है? जिसने ऋण दिया है। नुकसान किसका है? जिसने ऋण दिया। और फायदा किसका है? जिसने ऋण लिया है। क्यों? क्योंकि भाई मुद्रा के मूल्य में कमी आ गई, मुद्रा के मूल्य में कमी आ गई। अरे आप ऐसे समझो, किसी को आपने आज के ज़माने में 1 लाख उधार दे दिया, ठीक है, मैं एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ। 1 लाख उधार दे दिया और वो व्यक्ति 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपए चुकाएगा। 10 साल बाद 1 लाख रुपए का मूल्य क्या होगा? आप जरा कल्पना करो, सन 1991 में किसी व्यक्ति ने आपको 100 रुपये दिया था, 1000 रुपये दिया था। उस समय 1000 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। और आज आपको 1000 रुपये चुकाना हो, क्या बात है करते हो, लो पकड़ो 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? घट गया है, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा ऋणियों को बड़ा लाभ होता है लेकिन ऋणदाताओं को नुकसान होता है। क्वेश्चन से बात करिए। कह रहा मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती। ना ना ना, बॉन्ड धारक क्या होते हैं? याद रखिए बॉन्ड धारक मतलब हमने बॉन्ड खरीद लिया है और हमने कोई चीज़ ये 10,000 पे खरीद लिया और 10,000 का वैल्यू कम हो जाएगा तो हमारा फायदा है नुकसान? कहोगे नुकसान ही नुकसान है, तो दूसरा वाला हो जाएगा गलत। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? केवल एक सही है। समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही नहीं मज़ा आएगा। देखिए जीके जीएस प्रैक्टिस चल रहा है, यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराने की। 10वीं के बाद 11वीं सीरीज आपका दिल का धड़कन बढ़ा देने वाली है। कह रहा सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। कराइए विचार, स्वतंत्र है विचार करने के लिए। कर दरों में कटौती करना मतलब सरकार क्या करे? कर के रेट में कमी करे। मान लीजिए कैसे? मान लीजिए किसी चीज़ पर 12% का टैक्स लगता था और सरकार ने कमी करके बोला कि नहीं चलो अच्छा अब 10% टैक्स लगेगा, तो इसमें तो सरकार का नुकसान हो रहा है, हाँ है कि नहीं? अरे सरकार पहले 12% पाती थी, 2% का नुकसान की कि नहीं? अच्छा ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा सरकारी व्यय को बढ़ाना। अच्छा सरकार मान लो पहले 1 लाख रुपए का पार्क बना रही थी, अभी बोली कि आप लोगों के लिए 1.5 लाख रुपए का पार्क बनाया जाएगा, तभी तो सरकारी व्यय बढ़ेगा। अच्छा
क्या गजब की सरकार आ गई। ऐसी सरकार को, ये आपको दिख रहा है सरकार का लॉस हो रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा है जनता का फायदा हो रहा है। हाँ, हमारा और आपका फायदा हो रहा है। क्यों? सरकार पहले 12% टैक्स लेती थी, सरकार ने कम कर दिया। फायदा किसका? आपका और मेरा। सरकार पहले 1 लाख रुपए पार्क बना रही थी, अभी 1.5 लाख रुपए का पार्क बना रही। फायदा किसका? बोलो हमारा। तो बड़ा अच्छा काम करी, बेहतरीन सरकार है। सरकार को फायदा कम होगा तो हमारे लिए तो अच्छा होगा ना। कह रहा है कि उपदानों को समाप्त करना, ठीक है। अच्छा, उपदानों को भी समाप्त करना नहीं, उपदानों को अगर समाप्त कर दिया जाएगा, उपदान मतलब सब्सिडी, सरकार ने हमारी सब्सिडी खत्म कर दिया, बोली पेट्रोल पे, डीजल पे, केरोसिन ऑयल पे, गैस पे किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। सरकार ने क्या कर दिया, हमें पार्क दे करके, हमें टैक्स में कमी ला करके, एक तरफ से कमी किया, दूसरी तरफ से क्या कर दिया, हथौड़ा मार दिया। ये तो गलत किया सरकार ने, ठीक है। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी लिख रहा है आर्थिक मंदी के संदर्भ में, मान लीजिए मार्केट में मंदी आ गई, कह रहा उपयुक्त कार्यों में से कौन सा राजकोषीय उद्दीपन का पैकेज माना जा सकता है। अगर मंदी है तो राजकोषीय उद्दीपन का पैकेज माना जा सकता है 1 और 2 को। क्यों? क्योंकि यह जनता के लिए फायदा है, इसलिए 1 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, बाकी के असत्य हो जाएंगे। सरकार ने छीन लिया हमारा सुख, छीन लिया, चैन छीन लिया। हाँ, चल हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहो। अगर इस तरह पढ़ोगे ना तो मैं ऐसे ही मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। चलो यहाँ वाला पॉइंट देख लो। कह रहा राजकोषीय नीति में निम्न उद्देश्य आते हैं, जैसे आर्थिक विकास करना, पूंजी रोजगार, पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, संसाधनों को गतिशीलता देना, आय एवं धन की समानता को कम करना, ठीक है। अरे मतलब आय की जो खाई है उसको पाटना, ये सब काम होता है सरकार का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से सोना, तांबा, लोहा, कोयला, इसका सही क्रम चयन करिए। इतना खतरनाक क्वेश्चन सर बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको? क्यों सर टेंशन देना चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि हम एक भी नंबर ना पाएं? दोस्तों हमारा यही टारगेट है, आपको नंबर नहीं देना, आपको नए नए प्रश्नों पर चर्चा करवाना है ज़बरदस्ती, ठीक है। जल्दी बताओ। सोना, ये आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि सोना जो है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सोना आपसे पूछ रहा है कि सोने का उत्पादन कहाँ पर होता है। खेतड़ी में तो सर क्या होता है? तांबा होता है, गलत है। झरिया में कोयला होता है, गलत है। खेतड़ी गलत है। सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर 2, दूर से देखा तो केला नजर आया, ठीक है, और पास जाके देखा तो केले का छिलका नजर आया। चलिए हंसी मजाक ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सोना, सोने के ऊपर क्या हो जाएगा? कोलार। तांबा के लिए क्या है? खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान में है ना, ठीक है। और लोहा के लिए कुंद्रेमुख की खान कर्नाटक वाला, और झारखंड का झरिया कोयले के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो और भी दे रहा है, कह रहा कोलार कर्नाटक में है, यहाँ से सोना मिलता है। हट्टी कर्नाटक में है, सोना मिलता है। अनंतपुर है, ठीक है, गुती है अनंतपुर का। तांबा के लिए खेतड़ी हो गया, पूर्विनेरा मेंढर पट्टी हो गया, सब राजस्थान वाले हैं। लोहा के लिए कुंद्रेमुख, बाबा बूदन की पहाड़ी, ठीक है, बेल्लारी, बैलाडीला, रोआ घाट, डल्ली हजारा, ठीक है, ये सब है। कोयला के लिए झरिया, नवेली, नवेली दोस्तों यहाँ पर लिग्नाइट वाला कोयला पाया जाता है। पालना हो गया, उमरसठ हो गया, सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी भी से आ गई, संविधान से प्रश्न पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं, मतलब हमें चुनाव करना है राष्ट्रपति को, और आपको बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव करने में कौन कौन हिस्सा लेता है। आपने कभी वोट दिया क्या किसी राष्ट्रपति को? हाँ, अरे काश किया हो भाग्य हमारे कि हम राष्ट्रपति को वोट देते। राष्ट्रपति को वोट देने का मतलब समझ रहे हैं? आप यहाँ नहीं हो और वीडियो नहीं देख रहे हो, आप पहुँच गए पार्लियामेंट में, ठीक है, यानी संसद में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं एमपी, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, कह रहा राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा कौन लेता है? तो भैया खाली संसद वाले लेते हैं, जो संसद के सदस्य हैं। सर संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों या कुछ और? नहीं मेरे भाई, वही लोकसभा राज्यसभा की बात करें। लेकिन 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 एक वर्ड और याद रखिएगा, इसके निर्वाचित सदस्य, 2 शब्द होता है, एक होता है निर्वाचित, परीक्षा में देखिए इसी को पकड़िएगा, कहीं मिलेगा तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। एक होता है निर्वाचित, दूसरा होता है मनोनीत, ठीक है। निर्वाचित मतलब ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन हुआ, मनोनीत मतलब वो तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिया। मनोनीत वाले हिस्सा नहीं लेते हैं, मनोनीत वाले नहीं हिस्सा लेते हैं, जो चुन के गए हैं वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, एक तो ये है। और पूरे देश में जितनी भी विधानसभा है, देखिए अगर हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य में जैसे ऊपर संसद होता है वैसे राज्य में विधानमंडल होता है, लेकिन आपको विधानमंडल नहीं लेना है। आपको क्या लेना है? क्योंकि विधानमंडल के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है विधान परिषद, ठीक है। तो ये विधान परिषद बहुत सारे जगहों पे नहीं है, इसीलिए विधान परिषद नहीं लिया जाता, विधानमंडल नहीं लिया जाता है, लिया क्या जाता है? विधानसभा, ठीक है। तो पूरा का पूरा संसद
वोट करने आता मतलब लोकसभा, राज्यसभा वोट करने आता है मतलब एमपी वोट करने आते हैं, और विधानसभा मतलब एमएलए, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यानी विधानसभा। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ विधानमंडल दिया तो गलत हो जाएगा, दो वाला गलत हो गया, पहला सही होगा। सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है। और दिल्ली और पांडिचेरी, पांडिचेरी अब इसका नाम नहीं, इसका नाम है पुदुचेरी। तो दिल्ली, नई दिल्ली और पुदुचेरी, वहां भी विधानसभा है। संजोग ऐसा है केंद्र शासित प्रदेश लेकिन वहां भी विधानसभा है, तो वहां के भी सदस्यों को बुला लिया जाता है, आओ भैया आओ, तुमको भी न्योता दे दिया, तुम भी ले लो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, दूसरा वाला यहां पर गलत है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। हाँ, ये तो बना सकती है संसद भाई। अच्छा, वैसे राज्य सूची के विषय पर जनरली, सामान्यतः, प्रायः राज्य सरकारी कानून बनाती है, लेकिन कई कई अवस्थाओं में संसद भी बना सकती है। सर इतना कठिन क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो सर, क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 10 सीरीज पूरा हो गया, आज से 11वां सीरीज आया है और आज से आपको प्रैक्टिस करना है मन लगा करके। सुनिए, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है संसद। हाँ यार, अगर अंतर्राष्ट्रीय, मान लीजिए हमारे देश के राष्ट्रपति चले गए जापान, जापान जा करके उन्होंने कोई समझौता कर लिया, लौट के आए और समझौता करके आए थे कि महाराष्ट्र में हम फला फला कार्य करेंगे, और महाराष्ट्र में शिवसेना अड़ गई। हाँ, कैसे कार्य करोगे? हैं, कौन होते तुम ये कराने वाले? अरे केंद्र का मामला है, कानून बना सकती है संसद, याद रखना, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावित बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए कार्य किया जा सकता है। पहला सही है। दूसरा है संबंधित राज्य की सहमति से। हाँ, उस राज्य से पूछ लिया कि भैया आपके लिए बना दें क्या? हाँ बना दो, ठीक है। तीसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लागू है, अब राज्य में कोई विधानसभा चल नहीं रही है, विधानसभा विघटन हो गया, क्यों? तभी तो राष्ट्रपति शासन लगा है, तो भी बनाया जा सकता है। या राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, राज्यसभा, वो लोकसभा के ऊपर जो होता है राज्यसभा, ठीक है, जिसको प्रथम सदन बोलते हैं, जब वो पारित कर दे 2/3 बहुमत से, तब जा करके काम कर सकते हैं। तो दिया गया चारों ऑप्शन यहाँ पर सत्य है, सभी चारों सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद, जिसको बारे में बताया गया अनुच्छेद 263 में, आपको बताना है कौन सा, नहीं सत्य नहीं बताना है, पूछ रहा है अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं। हाँ हाँ, क्या गजब का क्वेश्चन पूछ दिया सर, मतलब आज आप कसम खा के आए हैं, नंबर नहीं देना है, ठीक है। अरे आपको इससे क्या लेना देना है, नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, आप बस खाली ये देखो कि मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। देखो अगर इस तरह से पढ़ोगे ना तो कसम से मैं एकदम, मतलब आपको बिलीव ही नहीं होगा यार कि मैं आपके सामने नहीं हूँ, ठीक है। आपके जहन में उतर जाऊँगा मैं पढ़ाने के लिए। देखो लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य क्षेत्र के प्रशासक है, तो यार पहला वाला भी सही, दूसरा वाला भी पढ़ लेते हैं, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, ये भी सही है यार, पहला भी सही है, दूसरा। अच्छा मैं जनरली आपको बता दूं, ऐसे आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इसमें कौन कौन होता है, तो जो अंतर्राज्यीय परिषद बनता है ना, अंतर्राज्यीय जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिए इसके बारे में 263 में बताया गया, इसमें प्रधानमंत्री भी होता है, ठीक है, एज ए मेंबर, और जो हमारा कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट के 6 मंत्री भी होते हैं, 6 टोटल, और जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे तो प्रशासक होंगे, तो वहाँ प्रशासक मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो सभी हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे ये लोकसभा के विपक्ष का नेता ये नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ संघीय मंत्रिमंडल के जो मेंबर होते हैं वो भी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो 7वां बताओ, कारण निम्न में से कौन संघीय सिद्धांत भारतीय संघ व्यवस्था में पाए नहीं जाते हैं, जो नहीं पाए जाते हैं आपको वो बताना है, ठीक है, ध्यान समझिए। लिख रहा है संसद के उच्च सदन में सदस्य राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व, पहले पूछा क्या मुझे ही नहीं पता चलो फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कौन से संघीय सिद्धांत भारतीय संघ व्यवस्था में नहीं पाए जाते, मतलब यार सीधे सीधे पूछ रहा है हमारे संविधान में किसका वर्णन नहीं किया गया है। हाँ नहीं तो इतना स्टाइल में बोल रहा है। लिख रहा है संसद के उच्च सदन में सदस्य राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व। अच्छा एक बात बताओ, कहीं कहीं राज्यों के लिए एक समान है? अरे जनता के हिसाब से होता है, जहाँ ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा। अच्छा एक बात बताओ, कहीं जनता 20 करोड़ है, कहीं जनता 5 करोड़, दोनों के यहाँ बराबर होगा? कैसे बराबर होगा? हाँ क्या क्या दिमाग में सोच रहे हो, ठीक है। तो जैसे दे दिया बस बिना पढ़े इसको समझ लो गलत है, बैठ हटा।
नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर याद रखिए ये आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। और पूछा भी कौन सा नहीं पाए जाते, तो पहला हो जाएगा। दूसरा देखिए, संघीय स्तर पर द्विसदनी विधानमंडल, संघीय स्तर पर द्विसदनी विधानमंडल, ठीक है, कर सकते हो, क्योंकि संघीय स्तर पर द्विसदनी उस जमाने में उसको विधानमंडल बोला जाता था, ठीक है, तो उसके लिए घबराइए मत। चलिए, क्योंकि उस समय विधानमंडल बोलते थे, यही लोकसभा और राज्यसभा कहलाते थे, वो आप कह सकते हो, ठीक है। तीसरा दे रहा है, सदस्य राज्यों में निवास करने वाले लोगों की दोहरी नागरिकता। क्या पूरे भारत में कहीं दोहरी नागरिकता है, कहीं चर्चा हुआ है? आप नागरिकता के बारे में भाग 2 में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में, क्या दोहरी नागरिकता की चर्चा कहीं हुई है? क्या आपने सुना है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक अलग से हो, राज्य का नागरिक अलग से हो? उत्तर प्रदेश का नागरिक अलग से होगा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान का नागरिक अलग से होगा? नहीं, दोहरी नागरिकता नहीं होती हमारे देश में। तो तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या है? स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, न्याय देते हैं, तो ये सही है। तो यहाँ पर केवल 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं कठिन क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, मैं बस खाली क्वेश्चन को टेक्निकल बना दिया हूँ, कुछ है नहीं। देखो, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? अब आप टेंशन में क्यों? सब बड़े बड़े लोग का नाम, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा नाम, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की चर्चा अनुच्छेद 75 में, संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में, राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में, सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता चर्चा अनुच्छेद 124 में। पता है कि नहीं? सब याद रखिए। तो वैधानिक संप्रभु कौन? तो याद रखिए, हमारे देश में संसदात्मक शासन है, और इस संसदात्मक शासन में, संसदीय शासन में संसद ही संप्रभु है। कौन है? संसद संप्रभु है। हाँ, जब कोई कानून का मामला आता है तो वहाँ पर बड़ा गार्जियन कौन हो जाता है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है, क्योंकि यही दिशा दिखाता है, ठीक है। तो अभी के लिए संप्रभुता जो है वो संसद में है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था चल रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है बताइए? कह रहा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ठीक है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, जो कमजोर हैं उनके लिए, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो बेकार है, इतना अच्छा अच्छा नाम दे रहा है, ठीक है। इसमें सबसे बेहतरीन जो है दोस्तों, मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। देखिए, सबका करने लगेंगे तो नहीं कर पाएंगे। पहले जो जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत है, पहले आप उनको पकड़िए, ठीक है। तो वही लिख रहा है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, मेरे हिसाब से सही है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 चूज करेंगे, जो कि गलत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दे भी रहा है, कह रहा राज्य के नीति निषेध तत्वों में का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नवंबर 1942 में बेवरेज रिपोर्ट द्वारा ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। इसमें गरीबी, बीमारी, निरक्षरता, नशाखोरी, अभाव जैसी कुरीतियों से निपटने के लिए राज्य की सक्रियता को आवश्यक माना गया, ठीक है। लेकिन ये सब तथ्य याद रखिएगा। आगे देखिए, दे रहा है, कह रहा भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्त निर्बंधन के अध्याधीन होता है? अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या पूछ दिया, टेंशन मत लीजिए। ऑप्शन पढ़िए, देश की संप्रभुता और अखंडता, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, केंद्रीय सरकार की मंत्रिपरिषद की गरिमा, संविधान के क्रियारत रहने की गरिमा। देखिए क्या पूछा, करा भारत के पूछा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सुनिए, लिख रहा है, अरे मौलिक अधिकार पढ़ा है, वाक स्वतंत्रता वहाँ पढ़ा है, अरे किसी को बोलने की आज़ादी होगी, बातचीत करने की आज़ादी होगी, वही दे रहा है। भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके संरक्षण के आधार करने के आधार पर युक्त निर्बंधन पर अध्याधीन है, ठीक है। तो याद रखिए, देश की संप्रभुता और अखंडता, ठीक है, ये इसको बताता है, क्योंकि उसी के अधीन माना जाता है। अरे वहीं पर तो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, तो वो स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो बाकी से नहीं, वो देश की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। 19 में दिया, अनुच्छेद 19 में भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। बताइए किस अधिनियम के तहत उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया? काट लो, अपने खाते से 1 नंबर काट लो। अगर मैं होता तो आपका बैलेंस काट लेता, ठीक है। जल्दी से बताओ, हंसते मुस्कुराते पढ़ो यार, ऐसे मेरे को बड़ा मज़ा आता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊँ, ऐसे पढ़ाने में, क्योंकि ऐसे मैं और फ्रीडम के साथ पढ़ाता हूँ। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन, बोलो मज़ा आया कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताओ ना, मज़ा आया कि नहीं? लाइक करो, मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया किस नियम के तहत, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद नहीं, अधिनियम 1919 का जो अधिनियम आया था, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, याद है?
ठीक है ना। तो उसको उसके अधीन जो है उच्चायुक्त के पद का गठन करने की बात किया गया। अरे आपको पता होगा ना, तब उस समय कहा गया था, उस समय जो भारत सचिव होते थे, ठीक है, उनके कुछ लिमिटेड कार्यों को, ठीक है, वो उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि यही वो समय था जब प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था 1919 में। बाद में 1935 में केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। और यही वो समय होना था, वो भी समय था जब ये क्या बोलते हैं कि जो वायसराय की वो परिषद होती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यकारिणी परिषद, ठीक है, उसमें 6 मेंबर होते थे। तो बाद में क्या हुआ ना कि यहाँ पर 3 संख्या निश्चित कर दिया गया कि कम से कम 3 भारतीय होंगे इनमें, ठीक है। तो ये सब किया गया था। ये सब 1919 वाला अधिनियम है और आपको पढ़ाया गया, यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यहाँ चिंता मत करिए, यहाँ मैं बताने वाला भी नहीं हूँ। आगे देखिए, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में, अच्छा पढ़ने का मन कर रहा था, कई लोग बोले सर आप नेक्स्ट कर दिए, पढ़ाई दिए होते लगे हाथ, चलो पढ़ लो। लिख रहा है 1919 के अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। और अब तक भारत के सचिव के द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को किसको सौंप दिया गया, उच्चायुक्त को दे दिया गया। अच्छा, इस अधिनियम में और भी प्रावधान किए गए, जैसे प्रांतों में द्वैत शासन। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा का भी गठन किया गया, ठीक है। और वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीयों को कर दिया गया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, और हाँ ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को और विस्तार दिया गया, क्योंकि इसके पहले खाली मुसलमानों के लिए था, अब जो है अलग अलग लोगों के लिए भी आ गया, ठीक है। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों का मताधिकार भी प्रदान किया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत 1927 में साइमन कमीशन आयोग का एक गठन, मतलब बाद में कहा गया कि एक आयोग बनाया जाएगा जिसकी जांच के लिए, ठीक है। तो बाद में वही 1927 में साइमन आयोग का गठन होता, 28 में वही आयोग भारत आया था, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद उसे अपना रिपोर्ट देना था, उसी कार्य के लिए आया था। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था, ठीक है। कह रहा है गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाया था, ठीक है, सुझाया था कि वे क्या करें, यहाँ पर देखिए लिख रहा है, पढ़िए फिर से, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि, ठीक है, माउंटबेटन को कहा था उन्होंने कि वो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जान रहे होंगे। अच्छा, इशू क्या था, उस समय चल रहा था दंगा ले लिया था बहुत बड़ा रूप। तो महात्मा गांधी जी को लग रहा था कि एक तरफ जो मुस्लिम परेशान है, अगर मुसलमानों के हाथों में देश की सत्ता सौंप दी जाए तो अलग से पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और ये दंगा भी शांत हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने माउंटबेटन से कहा कि वो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। लेकिन उनकी इस बात से कांग्रेस के नेता बड़े नाराज हो गए। कांग्रेस ने कहा है, ये देखा, इतना काम किया गया, बूढ़ो बाबा बोल रहे हैं कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, लोग भड़क गए, ठीक है। उसके बाद जो है मना कर दिया गया। इसके बाद जो है गांधी जी निकल के चले गए पश्चिम बंगाल, ठीक है, जहाँ पर ये हो रहा था, क्या दंगा हो रहा था, वहाँ चले गए और कई महीनों अंतिम समय में वहीं पे थे, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलवंत राय मेहता, जैसे ही बलवंत राय मेहता का नाम आता है आपके दिमाग में पंचायती राज व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता होगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पर त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में बलवंत राय मेहता जी ने बताया था। लिख रहा है बलवंत राय मेहता, अच्छा इनके बारे में कुछ और तथ्य दे रहा है। कह रहा है बलवंत राय मेहता 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स सम्मेलन के आयोजन की पहल के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों में से एक थे। और कब, 1927 में। 1957 वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आएगा, ठीक है, तो वो बहुत बाद में आएगा, 30 साल बाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आप शायद इसके बारे में ना जानते हो, लेकिन जानिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल सम्मेलन के आयोजन की पहल के लिए इनको जाना जाता है। 1927 में बम्बई में ये आयोजन किया गया था। महात्मा गांधी को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लेने के लिए राजी करने में सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का योगदान था। नहीं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का इसमें कोई योगदान नहीं था, और लोग थे, बलवंत राय मेहता। अच्छा, इस वाले में तो बलवंत राय मेहता और क्या नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा नाम है यार, मणि लाल, एक बार चेक करिएगा, ठीक है, मणि लाल समथिंग ऐसे कुछ नाम था। ये लोग मिल करके ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स सम्मेलन का आयोजन किए हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो गांधी जी की बात आ रही है व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये 1940 में स्टार्ट हुआ था। और वहाँ पर जो है किनका नाम आता है, भूदान आंदोलन में कौन थे, विनोबा भावे जी, ठीक है, वो लोग यहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ पर राजगोपालाचारी जी का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा वाला गलत हो जाएगा, केवल एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया। अच्छा, हो क्या रहा था, जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, आपको पता होगा सबसे पहले जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसी के बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया 1920 में 1 अगस्त को, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद दोस्तों लोगों ने विदेशी सरकार का बहिष्कार किया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, लोगों बच्चे जो थे स्कूल जाना बंद कर दिए, लोगों ने नौकरियाँ छोड़ दी, लोग विदेशी कपड़ों को जलाने लगे। तो ऐसे में इसको निष्ठुर बर्बादी बताया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर बड़ा प्रेशर बनाया गया कि आप जो है जो नाइटहुड वाली उपाधियाँ रखे हैं उसको वापस लौटा दीजिए, ठीक है। तो ये सब था, तो इसको याद रखिएगा। कह रहा है, कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। क्या लगा आपको, मैं पूछूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, अगर मैं पूछता तो आप बता देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताइए किसने अध्यक्षता किया था 1925 में, कानपुर में हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नाम आता है वो दक्षिण भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है, और उनका नाम है सिंगारवेलु चेट्टियार। क्या नाम है, सिंगारवेलु चेट्टियार। हालांकि बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने मिल करके इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था, जिसमें खास करके मानवेंद्र नाथ राय जी थे, MN राय जिसको आप शॉर्टकट में पढ़ते हैं वो थे, तो उनका नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ सिंगारवेलु हो जाएगा चेट्टियार। आगे देखिए अगला प्रश्न दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर सूची का मिलान करना बड़ा सिंपल सा है, प्रथम द्वितीय तृतीय, अच्छा प्रथम तृतीय उल्टा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वो जो है एक्सला सैपल संधि हुआ था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब था, ये हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध ना, ये हुआ था 1746 के आसपास में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था, द्वितीय वाला तो अनिर्णायक रहा था, क्यों, द्वितीय वाला क्या था बताइए, द्वितीय नहीं, हाँ हाँ द्वितीय वाला बताइए, द्वितीय अनिर्णायक नहीं था, तृतीय वाला अनिर्णायक था। नहीं 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 नहीं, द्वितीय वाला अनिर्णायक था, हाँ। पहला एक्सला सैपल हुआ था, द्वितीय वाला अनिर्णायक युद्ध शामिल हुआ था, और तृतीय वाला जो था उसमें पेरिस की संधि करनी पड़ी थी, और आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें तो ब्रिटिश की हार हुई थी, पहले वाले में जब हैदर अली लड़ रहे थे, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, मेरे टीपू सुल्तान के पिताजी थे तो वो उनसे हार हुआ था। द्वितीय वाले में फिर जो है ये हारे, ठीक है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती 1782 के आसपास में, ठीक है। और इसी तरह 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, उसमें टीपू सुल्तान भी मारा जाता है। तो एक बार फिर से मैं मैच करा दे रहा हूँ, प्रथम वाला एक्सला सैपल हो जाएगा, द्वितीय वाला अनिर्णायक था, तृतीय वाला, ये कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है ना कि द्वितीय ऊपर होना चाहिए तृतीय, इसलिए बार बार दिमाग में आ रहा है मेरे, ठीक है। और ये पेरिस की संधि हो जाएगा, और ये वाला ब्रिटिश की हार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, एक बार मिला लीजिए, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 4 1 3 2, 4 1 3 2, मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, करम मोकासा शब्द का अर्थ है, मोकासा शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, तो दोस्तों कह रहे मंदिरों को दान में दिया गया भूमि अनुदान, नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, धर्मार्थ भूमि अनुदान, या जन्मस्थान में दिया गया भूमि अनुदान। तो यहाँ याद रखें दोस्तों, सैनिकों को नगद के बदले में जो भूमि दिया जाता था उसे मोकासा कहा जाता था, ठीक है। शुरुआत में यह ऐसे दिया जाता था, लेकिन बाद में ये जो ये इसका ज़मीन जो था वो वंशानुगत होने लगा, ठीक है। तो बाद में शिवाजी के समय में इसको बंद करा दिया गया, ठीक है। तो नगद वेतन के बदले ये भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चित्रकाल नहीं चित्रकार होना चाहिए, चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रश्रय मिला हुआ था, मतलब वो किसके राज दरबार में था, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए दोस्तों तो वो अकबर के भी राज दरबार में था, और वो हुमायूं के भी राज दरबार में था, लेकिन हुमायूं का नाम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने इसी अब्दुल समद को सीडी कलम की उपाधि दिया था, क्या, सीडी कलम, आपको पता होगा, हुमायूं ने इसी अब्दुल समद को दिया था, और अकबर ने भी कई सारी उपाधियों से सम्मानित किया था, क्योंकि अकबर ने इनसे चित्रकारी सीखा था, ठीक है। वैसे अकबर के राज दरबार में बहुत सारे थे, जैसे नाम क्या आता है, मीर सैयद का नाम आता है, मीर सैयद नाम याद रखेगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा चित्रकार थे, ठीक है। अब्दुल समद ही हैं, ठीक है, और आपने दसवंत का नाम सुना होगा, और बसावन का नाम, ये 4 नाम आपसे काफ़ी पूछता है। एक अब्दुल समद याद रखेगा, दूसरा याद रखेगा, तीसरा आप दसवंत याद रखेगा, दसवंत, ठीक है, ये भी पूछता है, और एक बसावन पूछता है, ठीक है। ये 4 नाम याद रखेगा, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है 1585-86 में केवल जिस राजपूत को 5000 का मनसब प्राप्त था वो कौन था।
अच्छा 1550, ये तो अकबर का शासन चल रहा है, ठीक है। और 5 जगह का मनसब प्राप्त करने वाले कौन थे? राजा भगवंत दास, ठीक है। और राजा जयसिंह बीकानेर का, राजा मान सिंह तो सेनापति था, और सूरजन हाड़ा, हाड़ा नहीं हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, ये भगवंत दास था और यही वो भारमल का पुत्र था। आपको पता होगा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह जोधा का विवाह किससे करा दिया था? अकबर से करा दिया था, जब अकबर जो है कहाँ पर गए थे? मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर तो याद रखेगा भगवंत उन्हीं का पुत्र था, यानी जोधा भाई का भाई था, ठीक है। अब सार साथ थे तो इतना तो फर्ज बनता था कि 5,000 का मनसब दे दिया जाए, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश मिलते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, 2.5 दिन का झोपड़ा जो था दोस्तों, इसको केवल 2.5 दिन में ही बनाया गया था, ठीक है। और यह अजमेर में है। कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में है। आपने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा, जिसने कुतुब मीनार बनवाया है, उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। और दोस्तों कहा जाता है कि एक पुराने ज़माने में एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, ठीक है। उस संस्कृत विद्यालय के उस विद्यालय को तोड़ करके उसके ऊपरी हिस्से में जो है ढाल करके फिर से उसको एक नया रूप दिया गया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा, वरना एक नया कैसे बन जाएगा, ठीक है। और एक संस्कृत का नाटक है दोस्तों जिसका नाम है हरकेली, ठीक है। हरकेली में इसके अंश मिलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर फिर से एक बार मिलान करना है, करा एलिफेंटा स्थान और स्मारक। अच्छा एलिफेंटा क्या? एलिफेंटा की गुफाएं हैं दोस्तों, ये आपके महाराष्ट्र में है। श्रवण बेलगोला में मूर्ति है, ठीक है। महाबली की मूर्ति है, कर्नाटक में है। खजुराहो में मंदिर है, ठीक है। मंदिर है खजुराहो में, सेक्स टेम्पल ऑफ इंडिया। और सांची स्तूप है। तो यहाँ पे मैं मैच करा दिया हूँ, हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, हो जाएगा खजुराहो मंदिर 2 और स्तूप 3 4 2 1, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय का भी विशेष ध्यान देना है। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, वो कहाँ से शासन कर रहा था? अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मगध पर घनानंद को हरा करके फिर अपनी राजसत्ता को स्थापित किया था 305 BC में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पर हमला करता है सेल्यूकस। क्या नाम है? सेल्यूकस, ठीक है। ये सेल्यूकस सिकंदर का दोस्त था और ये हमला करता है और ये हार जाता है। हारने के बाद इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया था, ठीक है। तो 305 याद रखेंगे। और ये कहाँ का शासक था? ये सीरिया का शासक था, जबकि सिकंदर मकदुनिया का शासक था, ठीक है। तो याद रखेगा, दोनों तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। कर राजसू से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। राजसू यज्ञ होता है, ठीक है। आप जानते होंगे राजसू यज्ञ, इसको जो है कई नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है यज्ञ में, आपने राजसू यज्ञ में सुना होगा, ठीक है, कि यज्ञ किया जाता है, पूजा पाठ होता है, उसके बाद घोड़े छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इस तरह के यज्ञों का वर्णन यजुर्वेद में है, क्योंकि यजुर्वेद में कर्मकांड और पूजा पाठ यही सब बताए गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। और इस वेद का जो यजुर्वेद था, इसका पाठ करने वाले पुरोहित को क्या बोलते थे? अधर भी बोला जाता है, ठीक है। तो उनके नाम में भी य है, तो य से यजुर्वेद आप याद रखेगा, पढ़ाया गया आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे लिख रहा है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2। पहला लिख रहा है, मोहन जोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही है, होते तो घूमने जरूर जाते हैं, पहला तो सही है। दूसरा लिख रहा है दोस्तों, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। तो क्या कहते हैं बताइए? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से जो लग रहा है सही है, वो तो दोनों सही है कि भाई खुदाई के दौरान ही मिले थे, ठीक है। तो खुदाई मतलब वहाँ पे रेलवे की पटरी बिछाई जा रही थी, उसी के बाद इसका पता चला था, ठीक है। अलग अलग कहानी, हड़प्पा की अलग है, थोड़ा सा मोहनजोदड़ो की अलग है, क्योंकि यहाँ पर दयाराम साहनी है, यहाँ पे राखालदास बनर्जी हैं, ठीक है। तो ये है, लेकिन आप कह सकते हो कि सही है, बस वर्णन थोड़ा सा कम सही है, ठीक है। ठीक है, स्पष्टीकरण ए का बहुत बढ़िया नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खाली इतना बताना कि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, उससे इन दोनों जगहों के बारे में नहीं पता चलता है। तो आप ये कह सकते हो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है कि आर और दोनों सही हैं, क्योंकि लेकिन आर जो है बढ़िया स्पष्टीकरण ए का नहीं दे पा रहा है। पूर्ण पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पुराने जमाने में आदिमानव क्या करते थे? खेती करते थे? नहीं, ये तो नौ पाषाण काल में स्टार्ट हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाते थे? नहीं, ये तो और बाद में, ये तो जब आपका वैदिक काल आया तब शुरू हुआ। पशुपालन करते थे? नहीं, पशुपालन भी नौ पाषाण काल में हुआ। शिकार खेलते थे? पूर्व पाषाण कालीन में मानव क्या करते थे? शिकार खेलते थे। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? मज़ा आया? मज़ा मुझे लगता है आपको थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है।
नहीं पता कम आ रहा है, लेकिन मैं तो यार अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ। आप बस बढ़िया से पढ़ते चलो। कोई कमी अगर आपको महसूस हो रही है तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूँगा। और इस बार इस वीडियो पर लाइक और कमेंट होना चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे, बट होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा सहयोग तो आपका बनता है ना। चलिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।